हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं। और देखिए इसका शीर्षक क्या है। शीर्षक है परमाणु से काल की गणना। तो प्रश्न हो सकता है कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया। देखिए पिछले अध्याय के आखिरी में मैत्रेय मुनि ने कहा था कि मैं आपको मनवंतरों की कथा बताऊंगा। तो मनवंतर और उनके वंश का वर्णन करने से पहले उन्हें काल के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि काल के अंतर्गत ही सारी सृष्टियां होती हैं और काल के विभिन्न विभाजन में विभिन्न प्रकार की सृष्टियां होती हैं। तो काल के बारे में बता रहे हैं। काल के बारे में सूक्ष्म रूप से बताया था, अब उसको विवरण को बता रहे हैं। अब देखिए बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है परमाणु से काल की गणना, टाइम क्या है। तो हम लोग ने सुना था गुण व्यतिकराकारो अविशेष, अविशेष और असीमित था। 3 गुण बताए थे। जो काल है वह गुणों में क्षोभ उत्पन्न करता है, व्यतिकर उत्पन्न करता है, इम्बैलेंस उत्पन्न करता है। और ये अविशेष है, अर्थात इसका स्वरूप नहीं है, निर्विशेष स्वरूप है और इसी कारण से असीमित है। ये बात बताई गई थी। कुछ समझ में आया? तो इससे कुछ बात समझ में नहीं आई। तो अब काल को ठीक ठीक समझाने के लिए काल की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई का वर्णन करेंगे। काल का सबसे छोटा यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट को डिफाइन करेंगे। काल का मतलब समय और काल का सबसे छोटी यूनिट डिफाइन करेंगे, सबसे बड़ी। जैसे आप लोग क्या समझते हो, 1 सेकंड हमारे समझ में 1 सेकंड सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन 1 सेकंड सबसे छोटी यूनिट नहीं है। मिली सेकंड और भी छोटे छोटे माइक्रो सेकंड भी होता है। लेकिन मोटा मोटा समझिए, हम लोग समझते हैं काल की छोटी यूनिट हमारे लिए 1 सेकंड है और बड़ी यूनिट आप साल भर मानोगे ऐसे करके। तो हम क्या बात कर रहे थे, काल की छोटी इकाई और काल की बड़ी इकाई। देखिए काल को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए। काल को डिफाइन कर रहे हैं तो यहां परमाणु की बात क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए ये कप एक परमाणु है, तो काल की सबसे छोटी इकाई क्या है, सूर्य जितना समय इस परमाणु को ट्रेवल करने में लगाता है उसको काल की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, जितना समय सूर्य एक परमाणु के डायमेंशन को क्रॉस करने में लगाता है वो काल की सबसे छोटी इकाई है। समझ, मान लीजिए परमाणु है, परमाणु को डिफाइन यहाँ पे करेंगे, लेकिन परमाणु जो है, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये मान लीजिए, समझ, ये पॉइंट समझेंगे तब समझ में आएगा श्लोक बोल क्यों रहे हैं। नहीं तो समझ में नहीं आएगा परमाणु के बारे में काहे बात करने लगे। मनवंतरों के बारे में बात करनी थी, परमाणु के बारे में काहे बात करने लगे, लॉजिकल नहीं है ना। तो काल टॉपिक क्या है, परमाणु से काल की गणना। तो लिंक समझ में आ रहा है। आगे के श्लोकों में बताएंगे कि सूर्य जितना समय एक परमाणु के डिस्टेंस को कवर करने में बिताता है उतने समय को काल की सबसे छोटी गणना कहते हैं। भले समझ में आ रहा है। अब एक प्रश्न भक्त ने कर दिया कि परमाणु क्या होता है। परमाणु मतलब एटम। एटम बहुत छोटा होता है, सूर्य बहुत बड़ा होता है। तो जो सूर्य जितना डिस्टेंस एक परमाणु को कवर करने में बताता है, आप ही देखो ना, सूर्य जब चल रहा है तो कुछ मैटर कवर कर रहा है कि नहीं। ये भले बताइए कब छोटा है कि नहीं। तो सूर्य इसको क्रॉस करता है कि नहीं। अगर आप सूर्य के सामने रखेंगे तो सूर्य ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो एक पॉइंट पे सूर्य को ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये परमाणु मान लीजिए हो गया, ये परमाणु गोल जैसा दिख रहा है। तो परमाणु अगर इतना बड़ा हो तो परमाणु को सूर्य जितना ट्रैवल करेगा, जितना टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, क्रॉस करने में, उसको काल की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। ये समझ में आया। अब आप प्रश्न करो कि परमाणु क्या है, तो ये श्लोक वर्णन करता है। आगे काल का वर्णन परमाणु की अनुसार करेंगे तो परमाणु समझाना पड़ेगा ना। अभी जैसे मैंने पूछा परमाणु, पूछा नहीं मैंने बोला, तो एक भक्त ने प्रश्न कर दिया कि परमाणु क्या है। तो अब मुझे परमाणु समझाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं पूछूं मनवंतर कितना लंबा होता है, तो कहेंगे आप 71 चतुर्युग। तो आप प्रश्न करेंगे चतुर्युग क्या होता है। तो चतुर्युग क्या होता है, 43 लाख साल का होता है, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो फिर प्रश्न करेंगे सतयुग कितने साल का होता है। तो ऐसे प्रश्न में चले जाएंगे ना। तो ऐसे करके 1 साल में पहुंचेंगे। फिर 1 साल जो है वो 36 दिनों का होता है। दिन कितने होते हैं, दिन इतने समय के होते हैं, दिन 24 घंटे के होते हैं। तो 24 घंटे पे घंटे का क्या मतलब होता है। आप देख रहे हैं कि आप उसे तोड़ते हुए जाएंगे तो लास्ट यूनिट पे पहुंचेंगे एक समय में। तो काल की सबसे छोटी इकाई वह है जिस समय में सूर्य एक परमाणु पे क्रॉस करता है। हाँ वो बहुत छोटा हुआ। तो अब प्रश्न हो जाएगा कि परमाणु क्या है।
तो परमाणु की व्याख्या यहाँ पे मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि परमाणु की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमाणु की व्याख्या के द्वारा काल की व्याख्या होगी, और काल जब समझ में आएगा तो समझ में आएगा कि मनवंतर कितना होता है, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन काल की केवल छोटी इकाई ही नहीं है, काल की बड़ी इकाई भी होती है। जो काल की सबसे बड़ी अवधि है वो है ब्रह्मा जी की आयु, तो उसका वर्णन आगे आएगा। उसके लिए परम महान शब्द है, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। यहां पे आज परमाणु का वर्णन इसलिए हो रहा है, परमाणु वह वस्तु है जो पदार्थ की अनब्रेकेबल यूनिट है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हो तो एक जमाने में फिजिक्स में थ्योरी थी कि एटम्स को तोड़ नहीं सकते, दे आर अनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन जिस तरह से साइंटिस्ट डेफिनेशन दे रहे हैं वही डेफिनेशन यहां भी है, लेकिन जिस तरह से साइंटिस्ट ने एटम को समझा है वैसे नहीं समझ रहे हैं। साइंटिस्ट का एटम डिवाइड हो सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि में, लेकिन जिस परमाणु की बात यहां कर रहे हैं उसका डिवीजन संभव ही नहीं है। डेफिनेशन वही स्टाइल से दी जा रही है, बात उसी की कर रहे हैं लेकिन उसी की नहीं कर रहे हैं। परमाणु बोल रहे हैं और बात वो भी कह रहे हैं कि परमाणु मतलब जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन साइंस ने जिस परमाणु को समझे, जिस एटम को समझे, उसको तोड़ सकते हैं। आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो पहले बोलते हैं एटम में एटॉमिक थ्योरी ऑफ, भूल गया मैं किसका नाम था, एक साइंटिस्ट था, बहुत पुराना साइंटिस्ट था, और वो पहले कह दिया कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये पढ़ा है किसी ने? ओके, कुछ लोग हैं फिजिक्स पढ़े हुए। डाल्टन, यस एग्जैक्टली, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वेरी गुड। तो डाल्टन ने कहा कि एटम को तोड़ नहीं सकते। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें 25 साल हो गया इसलिए भूल गए, कोई बात नहीं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु मतलब एटम को नहीं तोड़ा जा सकता। डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन थी उसको बाद में खारिज कर दिया गया, क्योंकि एटम को तोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां जिस परमाणु की बात हो रही है वो एटम नहीं है जिसके साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एटम वो अलग अलग कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटम अलग है और हाइड्रोजन का एटम अलग है। हाइड्रोजन का दो एटम मिलकर के ऑक्सीजन के एक एटम से हाँ नहीं, H2 प्लस O2 इज 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। केमिस्ट्री सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही है। तो हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के 2 वाटर के मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन वहां पे एटम अलग अलग हैं। मैंने कहा था ना फिजिक्स पढ़ाऊंगा आज। हाइड्रोजन का एटम इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। तो जो एटम की धारणा डाल्टन ने करी है वह ये नहीं है। यहां ये बड़ी मजेदार धारणा कर रहे हैं कि पदार्थ का वह सबसे छोटी यूनिट जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो ना तो किसी से चिपकती है और ना ही वो उसको तोड़ सकते हैं, ना तो किसी का इफेक्ट है और ना ही वह समुदाय मतलब सामूहिक रूप से आते हैं, और ना वो दिखाई पड़ते हैं। तब कहेंगे अरे जब वो दिखाई नहीं पड़ते तो प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि जितने भी इकट्ठ जो साथ में आते हैं तो वो जो हमको रूप दिख रहा है वह हमको वह रूप दिखाई पड़ते हैं। अभी हम ये तो हमें खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, चिपकते नहीं है वो। अभी हम बताएंगे, अभी तो खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी तो श्लोक पढ़ना है। एक मोटा मोटा बात बता रहा हूं, ये जो परमाणु की व्याख्या है वह साइंटिस्ट की परमाणु की व्याख्या से अलग है। सिमिलर है लेकिन अलग है। अब ये पूछ रहे हैं क्या वे आत्मा के साइज का हुआ? अरे भाई आज परमाणु की बात हो रही तो हम डांट नहीं खिला रहे हैं, चलो छोड़ो बढ़ते हैं। तो समझ में आया परमाणु के बारे में बात हो रही, कुछ समझ में आया होगा। अभी मैं आगे बताता हूँ, पहले मेरे पीछे बोल लीजिए। मैत्रेय उवाच चर्मः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। मैत्रेय उवाच चर्मः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। चर्मः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणाम ऐक्य भ्रमो यतः। ओके, भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण, लास्ट टू लास्ट, वेरी गुड। इसको आगे और कोई नहीं है जो कि अविभाज्य है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो,
परिणाम परमाणु कहलाता है। अब अन्वय पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इधर इधर अब प्लीज प्रभु आपको नीचे आके बात कर सकते हैं प्लीज, ये बहुत डिफिकल्ट क्लास हो रही है, या तो दरवाजा बंद कर लीजिए। यह सदैव अविभाज्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहां तक कि समस्त स्वरूपों के विलीनीकरण के बाद भी। जैसे मेरा शरीर अगर नष्ट होता है तो परमाणु के रूप में विघटित हो जाएगा, लेकिन परमाणु अपने आप में विघटित नहीं होगा। ये बात यहां बोल रहे हैं। अभी बंद रख दीजिए बस इसको। भौतिक देह ऐसे परमाणुओं का संयोजन ही तो है। मेरे मित्र को मैं ये बात समझा रहा था तो मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो कह रहे आपसे बात नहीं कर रहा हूं तो किससे बात कर रहा हूं। आप समझ गए कि मैंने प्रश्न क्यों किया था। आपको लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है, बट ये शरीर परमाणुओं का संगठन मात्र है। पास में आ गए हैं, चुपके नहीं है वो। ऐसा लग रहा है कि परमाणु, इट्स अमेजिंग। इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रम हो रहा है। अभी हम आपको फोटो दिखाएंगे, वो कैसे होता है अलग ही बात है, लेकिन अभी दिखाएंगे। किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। मैं ये सोच रहा हूं कि इधर कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या और लोग बैठे हुए हैं, या तकिया है, बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वह परमाणुओं का संगठन ही है। और इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट अपीयरेंस में क्या दिखाई पड़ रहा है, वंदे मातरम, इज इट नॉट? ये आपको दिख रहा है भारत का झंडा, लेकिन वस्तुतः ये चंडीगढ़ की घटना है। चंडीगढ़ में बहुत सारे भक्तों ने, इंसान खड़े हैं ये, कैन यू इमेजिन दैट? इज इट नॉट अमेजिंग? भ्रम यही हो रहा है ना कि ये एक ध्वज है या प्लास्टिक का ध्वज होगा, हाँ, लेकिन वस्तुतः इंसान खड़े हुए हैं और ये इन्होंने एक फॉर्मेशन बना दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बात ध्यान से दीजिएगा कि ये जो झंडा है इसके अवयव हैं कि नहीं। अवयव मतलब घटक, लाल, सफेद, हरा, चक्र, ये दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये बना किनसे है? इंसानों से। इंसानों को एटम के स्थान पे ले लीजिए, तो क्या इंसान चिपके हुए हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि सब चिपके हुए। वो तो आपको दिख रहा है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं बस। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? ये तो खैर स्पष्ट दिख रहा है, ये एक ईगल जैसे दिखता है कि नहीं, लेकिन आप यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि इंसान खड़े हुए हैं। तो यहाँ भी लग रहा है कि इसके हाथ, इसके पाँव हैं, इसके कुछ मतलब पंखे हैं, पंखे नहीं सॉरी पंख हैं और मुंह है, लेकिन वस्तुतः केवल कुछ इंसान ही साथ में खड़े हुए हैं। ये एटम्स के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग, और कुछ फोटो है नहीं, अब हम जरा इसके अन्वय को देखते हैं। श्री मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, सत, सत का मतलब कार्य जिसकी सृष्टि होती है, जो इफेक्ट होता है पृथ्वी आदि कार्यों के लिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि सब। पृथ्वी आदि कार्य, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट। पृथ्वी इफेक्ट है जल का, जल है इफेक्ट अग्नि का, अग्नि इफेक्ट है वायु का, वायु इफेक्ट है आकाश, आकाश इफेक्ट है तामसिक अहंकार का। इफेक्ट मीन्स समथिंग विच इज ब्रॉट अबाउट। जैसे अभी आप देखो जो झंडे की फोटो दिखाई थी, वो इफेक्ट है कि नहीं है? इफेक्ट है कुछ मनुष्यों के साथ में आने का। समझा है बात? तो पृथ्वी आदि कार्यों के विशेषणाम मतलब अंशों में चरमः, जो अंतिम है अर्थात जिसका अंश नहीं हो सकता है, वह है। ये लाइन समझ में आई? जितने भी आपको यहाँ पे वस्तुएं दिख रही हैं वो सत्य हैं। हमारा शरीर, हमारा घर, जो भी लकड़ी, अलमारी, जो कुछ भी दिख रही है वो इफेक्ट है। तो उसका विशेषणाम, उसके जितने भी अंश हैं, मान लीजिए शरीर है, शरीर को काटिए, हाथ बन गया, हाथ को और काटिए और काटिए, ऐसे काटते काटते चले जाए तो उसका जो चरम अंश है उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको परमाणु कहते हैं। चरम का मतलब हुआ लास्ट, लेकिन यहाँ पे लास्ट का मतलब सबसे छोटा, न कि हाईएस्ट। ठीक है, अनंतिम लिखा, अनंत नहीं लिखा यहाँ पे, अनअंतिम, उसके बाद अंतिम और उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं? अनेकः, कार्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कार्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता मतलब नहीं, वो किसी का इफेक्ट नहीं है। पृथ्वी कार्य अवस्था को प्राप्त है क्योंकि पृथ्वी जल की कार्य अवस्था है, जल का इफेक्ट है, इफेक्ट अवस्था। जैसे लाइक ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, ये मेरा इफेक्ट है, मैं बोल रहा हूं ना, समझ रहे ना बात? यानी कि ये जो परमाणु है किसी का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अंतिम है ना। आप देखो परमाणु से, रुको रुको रुको, परमाणु से एटम बना,
परमाणु से एटम नहीं, परमाणु से मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल इज द इफेक्ट ऑफ एटम्स। मैं परमाणु को एटम के रूप में यूज कर रहा हूं, लेकिन एटम की थोड़ी बात तो अलग होगी, थोड़ा स्लो बोलिए। ओके, मॉलिक्यूल बनता है एटम से, जैसे पानी। पानी कार्य अवस्था है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने का। आपने सुना होगा एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसी तरह अर्थ में समझिए कि जो आपका परमाणु है वह परमाणु किसी का कार्य नहीं है। परमाणु किसी का कार्य नहीं है। परमाणु लास्ट एटम है, जो सबसे अंतिम, यस, जो सबसे अंतिम अंश है वह किसी वस्तु का इफेक्ट नहीं हो सकता, कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वह किसी वस्तु का कार्य होता तो वह वस्तु अनंतिम हो जाती। जैसे देखिए, समझिए, भगवान कृष्ण परम भगवान क्यों हैं? क्योंकि वह उनका स्रोत कोई नहीं है। वो परम सत्य इसलिए हैं क्योंकि सारे सत्य उन्हीं से आते हैं। अगर वह किसी से आते तो वह परम सत्य नहीं रहते। सिंपल। तो अगर परमाणु से परे कोई होता तो परमाणु उस वस्तु का कार्यावस्था होता, लेकिन परमाणु किसी वस्तु का कार्यावस्था नहीं है, वो किसी का इफेक्ट नहीं, इसलिए कह रहे अनेक। ठीक है। असंयुता एवं समुदाय अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह जुड़ता नहीं आपस में। इसलिए मैंने कहा था कि जो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं वो केवल एक समझाने के लिए दे रहा हूं। यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम को यहां नहीं बोला जा रहा है। यहां परमाणु एक यूनिक चीज है जिसे सभी वस्तुएं बनी हुई। जैसे ये जो आपको मैंने फोटो दिखाया था इंसानों का, वो इंसान किसी और फॉर्मेशन में खड़े हो जाते तो कुछ और दिखता, इंसान चेंज नहीं होते। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मोटा मोटा। तो यहां जिस परमाणु की बात की जा रही है वो अलग अलग परमाणु नहीं है, वो एक ही परमाणु है जो पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला है। समुदाय मतलब वो चिपकता नहीं किसी चीज से। फिर कहते हैं सदा, इसलिए वह नित्य है, इसलिए वह चेंज नहीं होता। मैं कुछ इसको संस्कृत से समझाना चाह रहा था। संस्कृत में कुछ अव्यय शब्द होते हैं, जैसे च, अपि, और भी होते, एवा, एवा भी, एवा, एवा, इवा, इन सब के कोई रूप नहीं बनते हैं। जैसे बोलेंगे रामः, रामौ, रामान, ऐसा करके रूप अपि का नहीं बनता है। वह किसी समुदाय में नहीं जाता। समझ रहे हैं? वो किसी चीज से चिपक नहीं रहा है। तो अपि अपने आप में चलता है, वो चेंजलेस होता है, इसलिए कह रहे हैं सदा वो एक रूप ही रहता है। परमाणु किसी भी अवस्था में वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये कहते हैं। सह परमाणु अविज्ञेया, उसको परमाणु के रूप में जानना चाहिए। यतः निर्णाम ऐक्य भ्रम, जिन परमाणुओं के संयोजन से मनुष्यों की एकत्व बुद्धि का भ्रम होता है। तो समझ रहे हैं बात? परमाणु किसी चीज से चिपक करके परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि देखिए, चावल बनाते हैं आप लोग, तो चावल पानी से चिपक करके अब अपने रूप को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है? चावल में परिणाम आ गया ना, चेंज हो गया। चावल पानी से चिपक गया कि नहीं चिपक गया? लेकिन परमाणु का जो लेवल है वह ऐसा है कि वह किसी से चिपकता नहीं है। लेकिन साथ आने की वजह से परमाणु साथ आते हैं। चिपकना अलग बात है, साथ रहना अलग बात है। बस में हम लोग बैठ जाते हैं साथ में तो क्या चिपक जाते हैं? बस में नहीं चिपकते। बस में, हाँ, बस में संगठन हो जाता है लेकिन चिपकते नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जो लोग फिजिक्स पढ़े उनको भी शायद मुश्किल ही लग रहा होगा। कल्याण प्रभु तो बहुत मुंह बना रहे हैं। कुछ नहीं समझा रहा है। अरे कहा था ना पढ़ के आओ पहले से। 2 दिन छुट्टी थी फिर भी नहीं पढ़ाई किए। अब क्या करें बताइए? केवल गोपी गीत तो नहीं गाएंगे ना। उनने कहा ना कृष्ण कथा सुनाना चाहिए, तो कृष्ण कथा सुना रहे हैं। परमाणु विज्ञ है, उसको परमाणु जानना चाहिए। यतः निर्णाम ऐक्य भ्रम, जिन परमाणुओं के संयोजन से मनुष्यों की एकत्व बुद्धि का भ्रम होता है। एकत्व मतलब देखिए, एकत्व मैंने समझाया था कि देखिए, जैसे अभी आपको भ्रम हुआ था, झंडा है यहाँ, तो झंडा था, वो इंसान खड़े थे लेकिन झंडे होने का भ्रम हो रहा था। उसी प्रकार से हमको भ्रम होता है, ये घर बहुत सुंदर है, ये घर मेरा है। घर मेरा तो वो आगे अज्ञान है अलग सा, लेकिन ये घर है, ये पहाड़ है, ये है, वो है। लेकिन वहां पे बात यही है कि परमाणु इकट्ठे हो गए हैं, चिपक नहीं गए आपस में, लेकिन इकट्ठे हो गए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, चरमः सद विशेषाणाम,
जो कार्यों के, पृथ्वी आदि कार्यों का चरम अंश है, अविभाज्य अंश है, और जो अनेक है, जो किसी कार्यावस्था को नहीं प्राप्त है, असंयुतः जो किसी से संयोजन नहीं करता है, और इस कारण से सदा अर्थात अविनाशी अव्यय रूप में रहता है, परमाणु सह विज्ञेयम, उसको परमाणु कहते हैं। जिसके कारण निर्णाम ऐक्य भ्रमो यतः, जिसके कारण मनुष्यों में ऐक्य भ्रम होता है, मतलब एकता का भाव होता है कि अरे ये तो, ये वस्तु लकड़ी है, लोहा है। यस, हाँ, हम अब इंटरेस्टिंग बात है, जैसे हम लोग दरवाजा देखते हैं तो हमें दरवाजा दिख रहा है, हमें परमाणु के रूप में नहीं दिख रहा है, परमाणु का संगठन। यस, वो चिपके नहीं है, वो चिपके हुए नहीं है, लेकिन भगवान की व्यवस्था से वो इकट्ठे हैं। यस यस, लग तो रहा है, भ्रम तो हो रहा है, झंडे में भ्रम हो रहा था कि सब चिपके हुए हैं। लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे प्लास्टिक का है, पहली बार में तो यही लग रहा था ना प्लास्टिक का है, मुझको भी पहले ही लगा था कि प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक नहीं था। ठीक है, यस। भौतिक जगत में तो देखिए कार्य और कारण तो भौतिक जगत में ही है ना, आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा वर्णन आएगा नहीं। 10 लोग भाग गए क्लास से डर करके मारे, अरे तो फिजिक्स पढ़ाएंगे भैया, बहुत देर फिजिक्स चलेगी, बहुत देर फिजिक्स चलेगी। बच्चों को बहुत डांटते हैं, ए फिजिक्स में कितना नंबर लाया, अब हम पूछेंगे फिजिक्स में कितना नंबर लेके आए, परमाणु समझ में आया कि नहीं आया। ओ बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे, तो ठीक है ठीक है, फिजिक्स की आपकी टेस्टिंग होगी। हाँ बोलिए। अब हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, पहले सुन लीजिए। श्रीधरी, इसके पश्चात 11वें अध्याय में परमाणु आदि लक्षणों से युक्त काल के युग, मनवंतर आदि तथा कल्प आदि के परमाणु का वर्णन किया जा रहा है। इस 11वें अध्याय में परमाणु का वर्णन करके काल का वर्णन किया जाएगा परमाणु के संबंध से। इस तरह काल के उपलक्षण स्वरूप 10 प्रकार की सृष्टियों का निरूपण करके उसके भेदों का निरूपण करने के लिए 2 श्लोकों से उसके परिच्छेद्य वस्तु यानी सबसे छोटी वस्तु का लक्षण बतलाते हैं। समझे बात, ये बात कह रहे हैं, आपने सुना था प्राकृत वैकृत और प्राकृत वैकृत, प्राकृत कमा वैकृत, और 10वीं सृष्टि थी प्राकृत वैकृत। तो ये 10 प्रकार की सृष्टियां हुई थी, तो एक ही समय में नहीं हुई हैं और ना ही एक ही समय के लिए हुई हैं, तो अलग अलग समय में हुई, तो ये काल के अंतर्गत ये सारी सृष्टियां हो रही हैं। तो इनका विभाजन बताने के लिए, इनके और भेदों का निरूपण करने के लिए काल के सबसे छोटे अंश का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, कार्य के अंशों का जो सबसे अंतिम भाग, जिसका कोई भी विभाग नहीं किया जा सकता है, उसको परमाणु कहते हैं। इजी, ठीक है। यानी कार्य का मतलब समझ लीजिए मैटर का, अगर नहीं समझ में आ रहा है कार्य तो समझ लीजिए मैटर, पदार्थ के अंश, यानी पदार्थ को काटते जाइए, अंश अंश में विभाजित करते जाइए, जो सबसे छोटा अंश होगा वह कहलाता है परमाणु। अब तो समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्लास के बाद पूछूंगा भी। यस, आगे पढ़ते हैं। वह कार्यावस्था और समुदाय अवस्था को अप्राप्त होता है। नोट, परमाणु किसी क्रिया के कार्य के रूप में प्रस्तुत नहीं होता है और अन्य कार्य के रूप में भी परिणत नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए, जैसे एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन शब्दों को देखिए, कारण शब्द को देखिए, का, आ, र, ण, तो 3 अक्षर है ना इसमें, कारण। तो अब ये अक्षर जब साथ में आए तो कारण शब्द बना। तो इस प्रकार से आप परमाणु के घटकों का निरूपण नहीं कर सकते कि परमाणु किससे बना। हाँ, इससे ये प्रतीति हो रही है कि नहीं, पहले समझ लीजिए, मैं खाली इतनी बात समझा रहा हूं कि परमाणु किसी से नहीं बना, समझ में आ गया ना। कारण की तरह परमाणु का कोई कारण नहीं है, कारण नहीं मतलब वह कोई मैटर उसका कारण नहीं है, ये बोले। अब दूसरी बात क्या है कि यहां तो कारण साथ में आ रहे हैं, लेकिन एटम साथ में इस तरह से नहीं रहे कि वो चिपक गए हैं।
मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि वो साथ में आ रहे हैं तो अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर दे रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे जैसे फिर एग्जाम्पल को देखिए, फोटो देखिए, आप फोटो से समझा जाएगा। ये फोटो देखिए झंडे की। इस झंडे में जो मनुष्य साथ में आ रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया है? उनके साथ में आने से ऐसी प्रतीति हो रही है कि झंडा बन गया है, लेकिन उन्होंने अपने खुद की इंडिविजुअलिटी को नष्ट नहीं किया है। तो एटम से ही, परमाणु से ही पूरा जगत बना हुआ है, लेकिन परमाणु साथ में आते हुए भी अपने व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व नहीं कहना चाहिए, अपनी जो मतलब जो व्यक्तित्व कह लीजिए, हाँ, जो भी, नॉट इन द सेंस ऑफ एन आत्मा, लेकिन जो उसका मतलब, हाँ, वो नष्ट नहीं हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं फिर देता हूं। ओके, फिर आ जाइए शब्द पे, कारण शब्द पे। क्या आपको का दिख रहा है? आपको रा दिख रहा है? आपको ना दिख रहा है? तो क्या का, र और ना की अस्तित्व समाप्त हो गया है? लेकिन फिर भी एक शब्द का बोध हो रहा है, कारण। क्या आप कैच किए इस बात को? का, र और ना, ये आप नष्ट नहीं हुए हैं, ये केवल साथ में आ गए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर यहां स्पेलिंग मिस्टेक होती और रा के और णा के बीच में गैप होता, तब भी आप बोल देते ना कारण। किसी किसी स्पेलिंग में थोड़ा गैप होता है बीच में, किसी किसी स्पेलिंग में, अब नॉट से स्पेलिंग, बट किसी किसी राइटिंग में, स्क्रिप्ट में अक्षरों के बीच में कुछ गैप होता है। बल्कि आप शब्द को समझिए, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता। का को तोड़िए, हाँ भाई संगीता माता जी, का को तोड़िए। चलिए, हाँ, वो तो नहीं, थोड़ा जोड़ दिया। आ को तोड़िए। हाँ तो आ को नहीं तोड़ सकते, आ को तोड़ दीजिए। आ को भी नहीं तोड़ सकते, आ को, हाँ, तो आ, जैसे आ नहीं तोड़ सकते, आ नहीं तोड़ सकते, ई नहीं तोड़ सकते, ई नहीं तोड़ सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये साथ में, मान लो ईख बोलूं मैं, तो ईख में ई बना हुआ है कि नहीं, और खा बना हुआ है। जब साथ में आते हैं तो ईख का अलग स्वरूप होता है। ईख इज डिफरेंट फ्रॉम ई और ख। मैं बोलूं ई अलग है, बोलो ख वो अलग है, लेकिन ईख मतलब गन्ना। तो जब आपने ईख बोल दिया तो दोनों शब्द साथ में हैं, वो दो शब्द नहीं कहना चाहिए, दो अक्षर जो है वो साथ में हैं और वह अपने स्वरूप को नहीं त्यागे हैं। लेकिन भ्रम क्या हो रहा है, मैं तो गन्ने के बारे में बोल रहा हूं। ई खा कोई मतलब नहीं है, ईख लाओ। अब ये हो रहा है, बोध हो रहा है कि ये तो गन्ना मांग रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये शब्द जो है, वो शब्द में जो अक्षर हैं वो अक्षर हैं, वो टूट नहीं रहे, वो टूट नहीं रहे। लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो बोध अलग अलग शब्दों का हो जाता है। यस, अपना अस्तित्व खो करके किसी और चीज में परिणत नहीं होता। यस यस, अपना अस्तित्व बनाए हुए पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको शब्दों से, ये बात है। यही कारण है कि कार्य अवस्था और समुदाय अवस्था के विनष्ट हो जाने के पर भी जो बना रहता है वही परमाणु है। मतलब जो, मान लो लकड़ी नष्ट हो गई, लकड़ी जल खत्म हो गई, फिर भी परमाणु बना रहता है। और समुदाय अवस्था मतलब वो जो इकट्ठा हुआ साथ में, वह भी नष्ट हो जाता है, फिर भी परमाणु बना रहता है। क्योंकि परमाणु कभी किसी कार्य में परिणत होता ही नहीं। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का इफेक्ट है। यदि कोई कहे कि इसमें क्या प्रमाण है क्योंकि दिखता तो है नहीं, तो उसके उत्तर में कहते हैं क्योंकि उन परमाणुओं के समुदित हो जाने पर, समुदित मतलब इकट्ठा हो जाने पर, मनुष्यों को उनमें अवयवी का भ्रम होता है। अवयव समझ गए थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अभी एक फिर फोटो देखिए आप, ये देखिए। अब इस ईगल के, ईगल ईगल बोलना ही गलत है, इस ईगल के पंख भी दिख रहे हैं, इसकी चोंच भी दिख रही है, इसकी पीछे की क्या कह सकते हैं, मतलब ये क्या कह सकते हैं, जो भी इसकी पूंछ दिख रही है, लेकिन क्या इसकी पूंछ है? समझ में आ गया ना? नहीं, ये ईगल है, ये बात। तो हाँ, अवयव मतलब होता है हाथ पैर से युक्त, लेकिन हाथ पैर से नहीं, मतलब अंगों से युक्त। अवयव और अवयवी दोनों की प्रतीति हो रही है। जब अवयवी ही नहीं है, जब अवयवी ही नहीं है तो अवयव कहां से हो जाएंगे? यहां पे ईगल था ही नहीं, झंडा है ही नहीं, है इंसान, लेकिन हमें दिख रहा है झंडा। जब आपको झंडा दिखेगा तब आपको दिखेगा ना झंडे के भाग हैं, लाल सफेद हरा। जब झंडा ही नहीं है तो जब झंडे का भ्रम होगा तब ना आप सोचेंगे कि हरा है, लाल है, सफेद है।
लेकिन जब झंडा ही नहीं आपको दिख रहा है तो फिर कैसे बाकी सी चीज देख पाएंगे? तो कह रही ये भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि यहाँ झंडा है। जैसे भी आपको मैंने प्रैक्टिकल आपके सामने भ्रम प्रस्तुत किया और आप लोग भ्रमित भी हो गए थे। यहाँ फिर से देखिए, झंडे का सबसे ऊपरी भाग किस कलर का है? झंडे का सबसे ऊपरी भाग किस कलर का है? लाल कलर का ऊपरी भाग है। वस्तुतः ये लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो ऊपरी भाग कैसे हो गया? तो आपको प्रेजेंट, यस, इसे इस तरह से भ्रम हो रहा है कि झंडे का ऊपरी भाग है, झंडे का निचली भाग है, झंडे का सफेद भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अवयवी की प्रस्तुति हो रही है। अवयवी किसकी हो रही है? अवयवी क्या है यहाँ पे? अवयवी झंडा है। तो झंडा दिख रहा है ना, इंसान तो नहीं दिख रहे हैं आपको। जो यहाँ पे मनुष्य हैं वो है परमाणु स्थानीय, और जो झंडा है वह है अवयवी स्थानीय। ये बात बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए कि फिर झंडे को देखें, इंसान यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन इंसान ना होते यहाँ पे, कुछ अगर होता ही नहीं तो क्या झंडा दिखता? इस फोटो में अगर इंसान दिखते होते ही नहीं, वो खड़े ही नहीं होते वहां पे, तो झंडा नहीं दिखता। तो क्या प्रमाण है कि वहां कुछ लोग खड़े हैं, झंडा दिख रहा है? तो उसी प्रकार से भाई परमाणु नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन क्या प्रमाण है कि परमाणु है? आपका शरीर दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा है, मेरा शरीर दिख रहा है, पूरा जगत दिख रहा है। अवयवी को मतलब हो गया एक जिसके हाथ पैर कुछ पार्ट्स हो, नहीं पार्ट्स हो। जैसे मेरा चेहरा मेरे शरीर का एक अवयव है, पार्ट है, हाथ है, नाक है, चश्मा नहीं, कान है, ये सब मेरे शरीर के एक पार्ट्स है। तो लोगों को यहाँ पे अवयवी की प्रतीति होती है। अलग अलग वस्तुएं हैं, उनके अलग अलग रूप हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स हैं, पर वह है परमाणु का संगठन। इस प्रकार से बता रहे हैं। वैसे देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस ये है कि आपको अपने मतलब माइंड को एक्टिव रखना होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो लोग ना भी पढ़ के आए हों, अगर वो एक बार फिर से जाके पढ़ेंगे तो अब बिल्कुल ये इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझने से समझ में नहीं आ जाता है। और ध्यान रखना, मैत्रेय मुनि ने कहा था हरि मेधस, ध्यान पूर्वक इससे सुनना है, क्योंकि ये संसार का नाश करने वाला है। घर में मृत्यु होने वाली किसी न किसी घर में, और अगर हम इसी इल्यूजन में पड़े रहेंगे कि मर गए मर गए ये मर गए, तो हम कुछ भी नहीं सीखे। यस, आप बिल्कुल भगवत गीता के 15.1 में भी हम ये सुन रहे हैं, भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती है अगर व्यक्ति का इस जगत से वैराग्य न हो। डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अगर पूरा आसक्त है जगत में तो भक्ति कैसे करेगा? तो कुछ बोध होना चाहिए कि ये जगत एक इल्यूजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है ना। नोट, 5वें स्कंद में अवयवी के निराकरण के समय में कहा जाएगा। नोट क्या है? अवयवी का अर्थ होता है जिसमें अवयव या अंग हो। इसे सरल भाषा में संयुक्त वस्तु या समग्र कहा जा सकता है, जो कई अवयवों यानी भागों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए शरीर अवयवी है क्योंकि यह विभिन्न अवयवों हाथ पैर सिर आदि से मिलकर बना होता है। स्पष्ट है? ठीक है। अब 5वें स्कंद में क्या कहा जा रहा है? एवं निरुक्तम श्रुति शब्द वृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषाम समूहे न कृतो विशेष। 5.12.9। कोई यह कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है, तथापि ये ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से उत्पन्न हुई थी, परंतु ये कण अस्थायी है। वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं, यद्यपि कुछ दार्शनिक ऐसा सोचते हैं। यह सत्य नहीं है कि संसार में पाई जाने वाली विविधता यानी किस्में परमाणु के उलट पुलट या विविध संयोग का प्रतिफल है। बेसिकली कह रहे हैं कि परमाणु कभी चिपकते नहीं, बस ये बात बोल रहे हैं। जिन परमाणुओं के समूह के कारण ही अवयवी की प्रतीति होती है, अर्थात कार्य के नहीं होने के कारण उनमें अवयत्व की कल्पना की जाती है। जिन परमाणुओं के समूह के कारण ही अवयवी की प्रतीति होती है, अर्थात कार्य के नहीं होने के कारण
उनमें अवयवित्व की कल्पना की जाती है। समझने का प्रयास कीजिए क्या कहते हैं। फिर झंडा देखिए, झंडा है, झंडा नहीं है, लेकिन झंडे की प्रतीति हो रही है और झंडे के अवयवों की भी प्रतीति हो रही है। इजी, ये झंडा आपको बड़ा अच्छा मिल गया, झंडे वाला एग्जाम्पल समझ है ना। पहले देखते ही आप बोले कि झंडा है, झंडा नहीं है, लेकिन झंडे की प्रतीति हो रही है। समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद है कि परमाणु समझ में आ गया होगा। बेसिकली परमाणु मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल। सारार्थदर्शनी। इस 11वें अध्याय में पुनः विशेष रूप से काल का निर्धारण किया जा रहा है, जिसके द्वारा मास, वर्ष और युगादि के माप की जानकारी प्राप्त होती है। प्रथमतः अत्यंत सूक्ष्म काल को स्वरूप में देखना असंभव कहकर उसके परिच्छेद वस्तु को दिखाया गया है। समझे इसका मतलब? देखिए, जब बोल दिया गया कि काल जो है वह अविशेष है, अर्थात निर्विशेष स्वरूप है, तो आप समझ कुछ पाएंगे नहीं, तो हम कोई नहीं समझ पाएगा। तो अब काल के सबसे छोटे अंश और सबसे बड़े अंश का वर्णन करके फिर उसके बाद आपको डिफाइन सारी बातें समझा दी जाती हैं। देखिए, जैसे 1 क्या होता है हम जानते हैं, लेकिन वन समझा देते हैं तो फिर 2 समझ में आता है। 2 क्या है? 1 + 1। अब 3 क्या है? 1 + 1 + 1 सिंपल। तो 1 समझ में आ गया तो आगे सारी संख्या समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब 1 ही ना समझ में आए तो 1 करोड़ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1 समझाना बहुत जरूरी है। अग्रीड? उसी प्रकार से सबसे पहले परमाणु को समझा रहे हैं, परमाणु से ही लिंक है काल का, और इस प्रकार से समझ जाएंगे। परिच्छेद वस्तु मतलब सबसे छोटी वस्तु को दिखाया गया। सद विशेषाणाम मतलब इस प्रकार से दिखाया गया। सत से अभिप्राय है कार्य स्वरूप पृथ्वी आदि, ये भी समझ में आ गया। जो इफेक्ट है उसका विशेष अर्थात अंशों का जो चरम अंश अर्थात जिसकी कोई और अंश नहीं हो सकता। परंतु अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, परंतु चरम इस एक वचन प्रयोग से क्या यह आशय है कि यह एक ही है? आप कह रहे हो कि ये परमाणु कार्य का लास्ट अंश है, तो इससे तो यह प्रतीति हो रही कि लग रहा है एक ही परमाणु है। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो इस पर कहते हैं नहीं, ये अनेक है, अर्थात जो कार्य स्थिति में नहीं है। मतलब अनेक परमाणु हैं और वो चरम अंश में है, लेकिन वो किसी का इफेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ भी आपने झंडे में देखा बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन वो झंडे किसी और का कारण नहीं है। वो झंडा जो बना है वो बहुत सारे मनुष्यों से बना हुआ था, लेकिन वो आपस में आए हुए हैं, उनका कोई वो किसी के इफेक्ट नहीं है। यहां सूक्ष्म काल को समझाने के लिए इन परमाणुओं की बहुलता होने पर भी केवल एक वचन की उपयुक्तता है, इसी कारण एक वचन का प्रयोग हुआ है। यहां सूक्ष्म काल को समझाने के लिए इन परमाणुओं की बहुलता होने पर भी केवल एक वचन की उपयुक्तता है, इस कारण एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसका क्या मतलब है? परमाणु अत्यंत छोटा है, साइज में अत्यंत छोटा है, लेकिन संख्या में असंख्य है। लेकिन क्योंकि छोटेपन को समझाने की बात हो रही, इसलिए यहाँ चरमा शब्द जो है वह एक वचन में है। रामः रामौ रामान, तो रामा शब्द क्या है? रामः शब्द एक वचन में है, तो चरमा शब्द भी उसी प्रकार से एक वचन में है। तो एक वचन में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक परमाणु को समझा करके सबसे छोटे अंश को समझा पाएंगे। उनको एकदम छोटी वस्तु समझानी है, छोटा पॉइंट समझाना है। भाई देखिए, लाइन है तो लाइन असीमित होती है कि नहीं? लाइन असीमित होती है, लेकिन लाइन का सबसे छोटा अंश क्या होता है? एक डॉट। तो लाइन में तो अनंत अंश होते हैं, अनंत डॉट होते हैं। हाँ, अनंत अंश अनंत डॉट होते हैं। तो लाइन का चरम अंश क्या हो गया? डॉट, तो एक होगा ना। तो सबसे सूक्ष्म को बताना चाहते हैं, इसलिए डॉट, इसीलिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, यद्यपि परमाणु तो बहुत सारे हैं। ये बात है। तो क्या यह चरम अंश अन्य अंशों के साथ मिलित है या अमिलित है? इसमें कहा गया है असंयुतः, अमिलित, अर्थात जो दूसरों के साथ असंयुक्त है, वो चिपका नहीं है, अर्थात पृथक पृथक व्यवस्थाओं में रहता है, इसी कारण सदा वर्तमान है। ये चिपक नहीं रहा है, किसी चीज में परिवर्तित नहीं हो रहा है। अर्थात कार्य एवं मिलित स्थिति में न रहने पर भी जो विद्यमान रहता है, वही परमाणु कहलाने योग्य है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि यह किसी का कार्य नहीं है, इसलिए जब कार्य नष्ट हो जाते हैं, मान लो लकड़ी नष्ट हो गई, फिर भी यह विद्यमान रहता है और उसी स्वरूप में विद्यमान रहता है जैसा यह है। जैसे समझिए झंडा है, झंडा इसलिए है, वापस देखिए, झंडा है, ओके, यहाँ झंडा है ना,
ये झंडा दिख गया। अब ये झंडे में क्या जो मनुष्य हैं वो झंडा बन गए हैं? क्यों कल्याण? वीडियो ऑफ कर दिया, भाग गया। क्यों ये झंडा बन गया है? नहीं बने हैं। और जब ये हट जाएंगे एक दूसरे से तो क्या मनुष्य जो इसको, हाँ, जो मनुष्य उस झंडे को, झंडे की प्रतीति कर रहे हैं, क्या उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? तो ये लकड़ी मान लो जल गई तो जो लकड़ी को बनाने वाले परमाणु थे, कि वह भी जल गए? नहीं, यही बात बोल रहे हैं। क्योंकि वो लकड़ी कभी थे ही नहीं, वो लकड़ी कभी थे ही नहीं, जैसे ये मनुष्य कभी झंडे थे ही नहीं। झंडे की प्रतीति हो रही, ऐसे परमाणुओं से लकड़ी बनी है, लेकिन लकड़ी की प्रतीति मात्र हो रही है। ये लकड़ी है, वो किसी के इफेक्ट नहीं है। इस कारण से जब, क्योंकि वो किसी के इफेक्ट नहीं है, इसलिए इफेक्ट्स नष्ट होने में, लकड़ी का स्वरूप नष्ट होने से भी परमाणु बने रहते हैं। समझे? ओके, नेक्स्ट क्या हो गया? कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ ये है, लेकिन ये दृश्य नहीं है। वही परमाणु कहलाने योग्य है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि परमाणु क्या है? तो समझ रहे हैं मतलब जान रहे हैं। जानने योग्य तो है, लेकिन देख नहीं सकते। देखिए, हर चीज जो आप जानते हो वह देखते नहीं। आप लोग जानते हैं ना आपका लीवर है, डॉक्टर है ना? हाँ, रिया माता जी, आप है ना? आप लीवर जानती है ना? आप डॉक्टर है ना? आप तो लीवर जानती हैं। अपना लीवर देखी हो? नहीं देखी है। तो आप, हो सकता हो कि अन्यों के लीवर का इलाज भी कर देती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको देखी हैं। अच्छा, अपने बुद्धि को तो जानते ही होंगे आप लोग। कौन अपनी बुद्धि को नहीं जानता? सब जानते हैं। बुद्धि कौन देखा है अपनी? तो आप देख रहे हैं कि हर वस्तु जो आप जानते हो, अनुभव करते हो, वह देखी नहीं जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं देखा नहीं जा सकता। तो इस परमाणु के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? जब देख नहीं सकते तो कैसे मालूम करें कि है? इसमें कहा गया है कि यतः, अर्थात जिस एकत्रित परमाणु समष्टि से मानव के एकत्व भ्रम, अर्थात यह विश्व एक अवयवी, इस प्रकार का ज्ञान बना रहता है। समझे आप? परमाणु समष्टि मतलब परमाणुओं के इकट्ठा होने से मनुष्यों में एकत्व भ्रम हो जाता है कि देखो ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये है, वो है, इत्यादि इत्यादि। आप थोड़ा कुछ अजीब सी बात कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों द्वारा गवाक्ष में जो सभी अति सूक्ष्म पार्थिव कण यात्रा करते हुए देखे जाते हैं, उनमें यह एक अति अति सूक्ष्म कण, इस प्रकार की बुद्धि होती है। ये अर्थ है। ये दिख रहा है आपको? इसमें आपने कई बार देखा होगा कि ये दिखाई पड़ रहा होता है कि ये एक कण है, ये एक कण है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हो। हाँ, वो दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वहां पे एक कण हमको दिखाई पड़ रहा है। उसका षष्ठ भाग ही परमाणु है, लेकिन वह अदृश्य है। यही अर्थ है। मतलब हम सोच रहे हैं कि वो परमाणु है, लेकिन परमाणु नहीं, उसका छठवां भाग परमाणु होता है। घबराइए मत, तभी और आगे बताया जाएगा। अच्छा, निर्णाम, इसको क्या कहते हैं? मनुष्य गणों, यह कहने से त्रिश्रेणु माप के कुछ कीट विशेष इसको देख सकते हैं, यह संकेत मिल रहा है। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि यह जो परमाणु है, यह मनुष्यों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। मनुष्यों को तो इनका इकट्ठा होने से एकत्व की क्या भ्रम होता है। तो मनुष्य को कहते हैं, मनुष्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे कीट हैं जो बहुत छोटे हैं, जो परमाणु को देख सकते हैं। समझे? मनुष्य नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कीट नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि कोई कीट विशेष हैं जो कि इन परमाणु को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे निर्णाम शब्द, निर्णाम माने मनुष्यों को यह भ्रम होता है कि ये वस्तुएं हैं। यहाँ पे लकड़ी है, हैंडल है, या और सारी चीजें हैं। हाँ, अब हम त्रिश्रेणु क्या होता है वो आगे के श्लोकों में समझाया जाएगा। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत का परमाणु संबंधी विवरण परमाणुवाद के आधुनिक विज्ञान जैसा ही है, जैसा कि आपको व्याख्या शुरुआत में करी गई थी। इसका और भी अधिक वर्णन कणाद के परमाणुवाद में पाया जाता है। आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु को अनंतिम अविभाज्य कण माना जाता है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान के समस्त वर्णनों की पूर्ण पाठ्य पुस्तक है, जिसमें परमाणुवाद भी सम्मिलित है। शाश्वत काल का शूद्र सूक्ष्म रूप परमाणु है। वो कैसे है उसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में करी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।